नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है और शनिवार है यानी एक बार आपको फिर से कहानी सुनाने का वादा है और आपके सामने एक बार फिर से अपनी कहानी लेकर मौजूद हूँ। कुछ लोग इतिहास बनाने के लिए ही जन्म लेते हैं, कुछ लोग पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, इस बात को परिलक्षित करते हैं, पैदा होते ही बता देते हैं कि मैं कुछ खास हूँ। लेकिन कुछ लोगों की महानता कुछ देर बाद, क्या यूँ कहें कि काफ़ी समय के बाद परिलक्षित होती है, और जब वो परिलक्षित होती है तो फिर वो रिमार्केबल हो जाता है। और आज जिनकी कहानी सुना रहा हूँ वो भी कुछ इसी तरह के ही हैं। आज शनिवार ज़रूर है लेकिन कहानी थोड़ा शुक्रवार यानी कल पर बेस्ड है। कल 4 तारीख थी और कल कालिदास जयंती थी, कि महाकवि कालिदास का जन्मदिन था। और आज मैं कालिदास की ही कहानी सुना रहा हूँ और अपनी कहानी को मैंने नाम दिया है सिद्धि से सिद्ध हुए कालिदास। बहुत लोगों का ये मानना है कि कालिदास उज्जैन में ही पैदा हुए थे, लेकिन बहुत सारे लोग ये मानते हैं, बहुत विद्वानों का ये भी कहना है कि वो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से थे और वहाँ कोई कविल्ठा या कविल्का, ये 2 नाम मिलते हैं गाँव। अब विद्वानों का है, शायद वो गाँव उस रूप में रहा हो ना रहा हो, तो कविल्ठा या कविल्का इस गांव के वो रहने वाले थे। यहाँ उनका जन्म हुआ था। हालांकि कहीं भी उनके जन्म स्थान के बारे में कोई बहुत जिक्र नहीं मिलता। इवन उनके माता पिता कौन थे इसका भी कोई हमें जानकारी, बात की जानकारी हमें मिलती नहीं है। खुद कालिदास इतने महान हो गए कि उनके बाद फिर बात करने की कोई गुंजाइश रह नहीं जाती। वो कहाँ से आए, वो कब आए, इसका कोई बहुत प्रमाण नहीं है। होता यूँ है कि माना जाता है कि उन्हें देवी काली के प्रसाद से, उनके आशीर्वाद से ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कालिदास के नाम का मतलब भी यही होता है कि काली का सेवक। उनकी जिससे शादी हुई थी ऐसा कहा जाता है, और उनके परित्याग करने के बाद, पत्नी के परित्याग करने के बाद कालिदास घर छोड़कर जाते हैं और ये कहकर जाते हैं कि मैं तभी आऊँगा जब मैं कुछ बन जाऊँगा, और इसके बाद ही वो घर लौटते हैं, वो सिद्धि हासिल करके ही। और कई किंवदंतियों का ऐसा कहना है, कई विद्वानों का ऐसा मानना है कि कालिदास दिखने में बहुत खूबसूरत थे और अपने शुरुआती जीवन में वो उन्हें कुछ भी नहीं आता था, अनपढ़ थे। और वो शब्द मुझे बोलते हुए अच्छा ही लगता, कुछ मूर्ख जैसे थे, बेवकूफ़ थे। और ऐसा कहा जाता है कि वो उसी एक पेड़ की डाल को काट रहे थे जिस पर वो बैठे हुए थे, और यहीं से उनका भाग्य टर्न लेता है, उनका भाग्योदय होता है। तो कालिदास कैसे कालिदास बने, इसी कहानी सुनाऊंगा। महाकवि कालिदास का विवाह मालव गणराज्य की राजकुमारी विद्योत्तमा से हुआ था और बहुत ही चमत्कारिक तरीके से, कुछ खास तरीके से विवाह हुआ था। असल में विद्योत्तमा ने ये प्रण लिया था, बहुत विद्वान थी विद्योत्तमा, जैसा नाम यथा नाम तथा गुण, ऐसा ही थी। तो उन्होंने प्रण किया था कि मैं उसी युवक से विवाह करूंगी जो शास्त्रार्थ में, वाद विवाद में, डिबेट में मुझे परास्त कर देगा, हरा देगा। ठीक है साहब, लड़कियाँ प्रतिज्ञा करती हैं तो फिर करती हैं, और वो भी इंटेलेक्चुअल लड़कियाँ मेरा के लिए होती हैं। तो ठीक है, बड़ा दूर दूर से लोग आए, कई विद्वान आए, अच्छे सुंदर दिखने वाले लोग आए, विद्वान भी थे, लेकिन वो सारे विद्योत्तमा से हार गए। ये लोग सब हार गए तो इनके मन में बहुत ग्लानि हुई कि यार अपने आप को समझती क्या है, पुरुष का अहम जो कि अक्सर जाग जाया करता है, कि छोटे हों बड़े हों किसी मौके पर हों, पुरुष का अहम जागे बिना नहीं रहता। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ। इन्होंने कहा यार किसी कैसे आदमी से इसकी शादी करा देंगे जो कुछ नहीं जानता होगा, और वही हुआ। ये लोग सब जा रहे थे एक ऐसे आदमी को ढूंढने कि यार वो मिल जाए, और फिर देखते हैं विद्योत्तमा कैसे अपने प्रण पर कायम रहती है। ठीक है साहब, कालिदास उसी पेड़ पर बैठे हुए हैं जिसकी डाल काट रहे हैं, और उसी डाल में बैठे हुए हैं जिसकी डाल काटी जा रही है।
समझ में आ गया गुरु यही है, इससे अच्छा क्या होगा, मूर्ख आदमी है, मतलब निरा पोंगा। बोले उतर आओ यार, तुम्हारी शादी होने वाली है बहुत सुंदर लड़की से, बस तुम्हें इतना करना है कि तुम्हें चुप रहना है, बाकी हम लोग सब कर लेंगे। बोले ठीक है। कालिदास ने हामी भर दी। कुछ आता तो था उन्हें, तब था नहीं। ठीक है साहब, अच्छे कपड़े पहनाए गए, नहलाया धुलाया गया और राजकुमारी के सामने ले आया जाता है। ये लोग बोलते हैं कि ये जवाब मौन में ही देंगे क्योंकि मौन रत है। आपके सारे प्रश्न दे दिए, सब सुनेंगे समझेंगे, बाकी हम लोग उसे आपको समझा देंगे, इंटरप्रेटेड कर देंगे कि आखिर बोलना क्या चाहते हैं। ठीक है। तो राजकुमारी ने एक उंगली उठाई। उस उंगली उठाने का मतलब था उनका कि दुनिया में अद्वैतवाद की सत्ता है, ईश्वर एक है। तब तक कालिदास बने नहीं थे, मेरा पोंगे ही थे, मूर्ख थे। उन्होंने कहा यार ये लगता मेरी एक आंख फोड़ने का कह रही है। उन्होंने 2 उंगलियां उठा दी, मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। ये विद्वान समझ गए। उन्होंने कहा नहीं, ये कहना चाह रहे हैं कि आप जिस अद्वैत एक ईश्वर की बात कर रही हैं, ये कहना चाहते हैं कि वही ईश्वर पुरुष, प्रकृति या पुरुष और विश्व मिलकर 2 हो जा रहा है, वो द्वैतवाद की सत्ता रच रहा है। यहां भी तो ईश्वर अपने अपने रूपों में प्रकट हो रहा है, आत्मा और परमात्मा 2 रूप हुए, ये उन 2 की बात कर रहे हैं। विद्योत्तमा निरुत्तर हो गई। उन्हें जवाब बहुत अच्छा लगा, बोले बहुत ही ज्ञानी आदमी है। फिर विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां उठाई और ये उठाते हुए उन्होंने कहा कि जिस द्वैत की आप बात कर रहे हैं वह तो 5 अलग अलग रूपों में है। जीव है, माया है, प्रकृति है, संसर्ग है, पूरा जगत है, ब्रह्मांड है, इन सब में भी तो रचना हो रही है। ये सब तो पंचरत्न है, पंच रूप हैं ईश्वर के। अब क्या करते? कालिदास ने कुछ और कहना चाह रही है, उन्होंने मुट्ठी बंद कर ली, तो समझ में तो आ नहीं रहा था। फिर विद्वान बोले, विद्वानों को क्या पता कि वो कालिदास का मार्ग ही प्रशस्त कर रहे हैं। फिर उन्होंने समझाया, जब मुट्ठी बंद करी तो विद्वानों ने कहा ये कह रहे हैं कि जिन पंचतत्वों की आप बात कर रही हैं वो जब मिलेंगे तभी तो सृष्टि की रचना होगी। करतल ही तो मुष्टि का रूप है, और जब मुष्टि यानी कि मुट्ठी बंद हो जाएगी तभी तो सृष्टि जन्म लेगी। सृष्टि के जन्म लेने के लिए ही तो जो पंच रूप है, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, इनका एक होना जरूरी है, तभी तो सृष्टि का निर्माण होता है। विद्योत्तमा फिर से निरुत्तर हो जाती हैं, तो वो हार स्वीकार कर लेती हैं और इस तरह विद्योत्तमा की कालिदास के साथ शादी हो जाती है। अब कालिदास साहब की शादी तो हो जाती है, यहाँ पर भी 2 अलग अलग कथाएं हैं, विद्वानों के अपने अपने मत हैं। एक मत ये कहता है कि जब कालिदास की शादी हुई और शादी के बाद पता लगना ही था, विद्योत्तमा को पता लगा कि मेरे पति को कुछ नहीं आता, उन्हें कुछ भी नहीं पता, वे मूर्ख हैं, तो उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा और उन्होंने हर तरह की विद्या, सारी चीज़ें कालिदास को सिखाई। उन्होंने वेदांग सिखाए। वेदांग 6 कहे जाते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, ये 6 वेदांग कहे जाते हैं। और 6 दर्शन, भारत में, हमारे देश में 6 दर्शन हैं, न्याय, योग, सांख्य, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो इन सब का ज्ञान उन्होंने कालिदास को दिया, उन्हें प्रकांड बनाया, विद्वान बनाया। और इसके बाद वो उज्जैन के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के यहाँ नवरत्नों में से एक हो गए। एक कहानी ये भी कहती है, एक मत ये भी कहता है कि जब विद्योत्तमा को पता लगा कि उन्हें कुछ नहीं आता, तो उन्होंने कालिदास को घर से निकाल दिया कि आप चले जाइए, आपने मेरे साथ धोखा किया है। इसके बाद कालिदास प्रण लेकर जाते हैं कि वे तभी घर लौटेंगे जब वे कुछ बन जाएंगे, कुछ हासिल कर लेंगे। और फिर वो माँ काली की भक्ति करते हैं, उनकी तपस्या करते हैं, माँ काली उन पर प्रसन्न होती हैं और वे संपूर्ण वेद, शास्त्र, पुराण, संपूर्ण ज्ञान में पारंगत होते हैं। और इसके बाद वे घर लौटते हैं और फिर से वो उन्हें राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उन्हें अपने नवरत्नों में स्थान देते हैं। और ज्ञानी बनने के बाद फिर से ऐसा नहीं कि उन्होंने सीख लिया और वो उन्होंने अपने आप को सबको छोड़ दिया, कहानियाँ जो भी हों,
लेकिन सच तो यही है कि उसके बाद भी कालिदास ज्ञानार्जन में लगे रहे, उनके कई गुरु हुए और वे लगातार हमेशा खुद को परिष्कृत परिमार्जित करने में लगे रहे। कालिदास मध्य प्रदेश की उज्जैनी नगरी यानी कि उज्जैन में थे, ये बात कई जगह साबित भी हुई है। लेकिन कालिदास क्या उज्जैन के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे या वो गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, इसको लेकर थोड़े मतभेद हैं। हालांकि दोनों ही तरफ के विद्वान ये साक्ष्य देते हैं कि वो उज्जैन के दरबार में थे और उस तरफ वाले कहते हैं कि वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार यानी गुप्त वंश वाले के दरबार में थे। दोनों ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं। भारत में 14 राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, ऐसे विक्रमादित्य हैं। मैं पहले बात करता हूँ उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की। ये आज से मैं बात करूँ, आज 2022 चल रहा है और वो करीब 2293 साल पहले हुए थे और 101 ईसा पूर्व उज्जैन के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जन्म हुआ था। उन्होंने करीब 100 साल शासन किया ऐसा माना जाता है उज्जैन में ही, और 57 ईसा पूर्व में उन्होंने एक संवत शुरू किया था जिसे हम विक्रम संवत कहते हैं। ये आज भी चल रहा है, हमारे कैलेंडर्स में आज भी ये विक्रम संवत के नाम से मौजूद होता है। जितने साल चल रहे हैं 2022, उसमें आप 57 प्लस कर दें तो विक्रम संवत आ जाता है। ये सिंपल सी गणना है। तो इनके दरबार में माने जाते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि कालिदास शुंग वंश शुंग काल में भी रहे हैं। मौर्यों के बाद मगध की सत्ता पर जिनका शासन स्थापित हुआ था वो शुंग थे और वो सत्ता स्थापित की थी पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था और उनके बेटे का नाम था, पुष्यमित्र के बेटे का नाम था अग्निमित्र, अग्निमित्र के बेटे का नाम था वसुमित्र। कालिदास ने एक ग्रंथ लिखा था मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम में वसुमित्र का उल्लेख है, अग्निमित्र का उल्लेख है। तो इस आधार पर अंदाजा लगाते हैं कुछ विद्वान कि ये शुंग काल में भी रहे हो सकते हैं। एक और ग्रंथ है बाणभट्ट का हर्षचरित। बाणभट्ट हर्ष के काल में हुए हैं। हर्ष प्राचीन भारत के एंशिएंट इंडिया के अंतिम राजा माने जाते हैं। वो 606 से 647 ईस्वी तक रहे और इसी दौरान उनके जो राजकवि थे, जो राजलेखक थे, वो थे बाणभट्ट। बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचरित। तो हर्षचरित में भी इनका उल्लेख मिलता है और इससे अंदाजा ये लगता है कि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी उज्जैन के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में ज्यादा रहे होंगे। और साक्ष्य ये कहते हैं कि ठीक बात है कि यवनों से आप जिन्हें ग्रीक कह सकते हैं, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री में हिंदी में जिन्हें यवन कहा जाता है, तो वो ग्रीक हैं। तो ग्रीक्स और हमारे एक राजा में युद्ध लड़ा जाता है, ये शुंग वंश के राजा में, और वो राजा था अग्निमित्र। अग्निमित्र का बेटा वसुमित्र एक यवन से युद्ध लड़ता है और उस यवन राजा को हराता है। और माना जाता है कि वो ग्रीक राजा या यवन राजा वो बौद्ध साहित्य में उल्लिखित मिनेंडर है, जिसे मिलिंद भी कहा जाता है। उन्होंने मिलिंद पांडु नामक ग्रंथ लिखा था। मैं इतिहास नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ कहानियाँ जोड़ना चाहता हूँ। तो लेकिन मूल रूप से स्थापित यही है कि कालिदास उज्जैन के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। कालिदास का निधन कब होता है इसको लेकर भी कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर माना जाता है कि उनकी मृत्यु उज्जैन में ही हुई थी और कार्तिक माह की कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को 95 साल की आयु में उनका निधन हुआ था। उज्जैन में ही निधन हुआ था। बिहार में मधुबनी जिला है, मधुबनी जिले में भी उनके कुछ साक्ष्य मिलते हैं। वहाँ पर एक जगह है उच्चैठ। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास
उच्चैठ में रहे थे, यहीं पर उन्होंने भगवती काली की आराधना की थी और यहीं पर उन्हें ज्ञान मिलेगा। कालिदास द लेजेंड, उनकी कलम से कुछ भी नहीं बचा, जबरदस्त। कालिदास के ग्रंथों की बात करें तो 7 ग्रंथ उनके बहुत प्रसिद्ध हैं और इनसे पता चलता है कि वो क्यों कालिदास कहे जाते हैं। 2 उनके महान महाकाव्य हैं, 2 खंडकाव्य हैं, 3 नाटक हैं। 2 महाकाव्यों में रघुवंशम और कुमार संभवम। रघुवंश में प्रसिद्ध रघुवंश की कहानी है, वो उसी रघुवंश की जिसमें दशरथ हैं, जिसमें श्री राम हैं, उनके पूरे कुल का वर्णन है, उनकी पूरे कुल की महिमा है। ये लिखी कालिदास ने संस्कृत में। कुमार संभवम में भगवान शिव और पार्वती और उनका स्तुति गान है, उनके बारे में है। कुमार कार्तिकेय को भी कहा जाता है, तो उसमें कार्तिकेय के जन्म की भी कथा है, बहुत ही अद्भुत है। उनके खंड काव्यों की बात करूं तो मेघदूतम में एक यक्ष का संदेश उसकी प्रियतमा के पास ले आने का वर्णन है और ये संदेश ले जाता है मेघ डाकिये के रूप में, वो है मेघदूतम, दूत के रूप में मेघ, इसका वर्णन है, जबरदस्त है। एक और खंड काव्य है ऋतु संहार में कालिदास ने 8 ऋतुएं बताई हैं। अभी हम लोग 3 जानते हैं, गर्मी आई, बारिश आई, ठंड आई। हाँ, उन्होंने 8 बताई हैं। ग्रीष्म बारिश है ही, उसके बाद आप सर्दी कह लें, जैसे आप शीत कहते हैं, शरद है, शिशिर है, हेमंत है, तो और है वसंत है। तो सारी ऋतुओं का वर्णन है। सोचिए, जबरदस्त। आज 3 ही देखने मिलती हैं, लेकिन उस समय 8 नहीं होंगी। 3 नाटक हैं। एक मालविकाग्निमित्रम की हम लोग बात कर चुके हैं। मालविकाग्निमित्र, मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी है, उसमें युद्ध का वर्णन भी है। अग्निमित्र शुंग सम्राट हैं और उन्हें एक मालविका राजकुमारी से प्रेम हो गया था, इसकी प्रेम कहानी है, युद्ध का वर्णन है, बहुत ही बेहतरीन लिखा गया है। विक्रमो और वंशीयम, ये नाटक है। विक्रम, पुरुरवा और उर्वशी, एक अप्सरा है उर्वशी और पुरुरवा, इनकी प्रेम कहानी है। और फिर इंद्र कैसे शाप देते हैं, उस शाप से निकलने की कहानी, और पूरा जो ताना बाना बुना है वो है विक्रम और वंशी। और एक और बहुत जबरदस्त नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतला। शकुंतला की कहानी है। शकुंतला महर्षि देवर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी है। और इन्हें प्रेम हुआ था, देख रहा हूं, उसे एडिट कर लीजिएगा। शकुंतला को प्रेम हुआ था, यूं कह लूं कि एक महाराज दुष्यंत हुए हैं, उन्हें शकुंतला से प्रेम हुआ था। तो प्रेम, फिर इनका विछोह हुआ, फिर कैसे शकुंतला और दुष्यंत का मिलन हुआ, वो पूरी कहानी है अभिज्ञान शाकुंतला। एक अंगूठी दी थी दुष्यंत ने शकुंतला को कि तुम रखो, और फिर वो अंगूठी खो गई थी, लेकिन शकुंतला पूछती हैं, दुष्यंत भूल गए। फिर वो अंगूठी किसी से मिलती है, कोई मछुआरा लेकर आता है, वो अंगूठी नदी में गिर जाती है और वो मछली निगल लेती है, फिर मछुआरा लेकर आता है, फिर दुष्यंत को पूरा याद आता है। इस तरह का पूरा अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो जबरदस्त हैं कालिदास, उनका विद्या अध्ययन, उनका नॉलेज, लेकिन ये सब एकदम से नहीं हुआ। ऐसा माना जाता है कि कालिदास ने करीब 40 ग्रंथ लिखे थे, मैंने आपको सिर्फ 7 बताए हैं, मशहूर 7। और यही थी आज की हमारी कहानी। दोस्तों, इस धरती पर मूर्खता ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। इस धरती पर सब कुछ रिलेटिव है, सब कुछ सापेक्ष है। सापेक्षता शब्द आता है और मेरे दिमाग में आइंस्टीन कौनते हैं, सभी के दिमाग में कौनते होंगे। सब कुछ रिलेटिव है। एब्सोल्यूट सिर्फ और सिर्फ तो नीली छतरी वाला है, वो निर्विकार है। और उस निर्विकार ईश्वर ने हम सबको रचा है।
एक सी प्रज्ञा देकर, एक सी बुद्धि देकर। सब में सब कुछ समान है। हाँ, हम यदि बात करते हैं कि यार वो बहुत टैलेंटेड है, वो उसमें कम क्षमता है, तो हम किसी के सापेक्ष बात करते हैं। होता सब में एक सा है। अब ये निर्भर आप पर करता है, किसी व्यक्ति पर निर्भर करता है कि आप अपने आप को कैसे परीक्षित करते हैं, आप अपने आप को कैसे मांझते हैं और कैसे आप अपने आप को मांझते हुए, अपने आप को निखारते हुए आप ऊंचाई पर ले जाते हैं। यकीन मानिए, आप अपने लिए थोड़ी सी कोशिश करते हैं, थोड़ी सी अपने आप को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, ईश्वर आपके लिए कई गुना करता है। बस करिए तो, खुद को पहचानिए, मांझिए, तराशिए और सिद्ध कर लीजिए। ज्यादा ज्ञानवाणी हो गई हो तो माफी चाहता हूं। अगले शनिवार फिर एक नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपनों के साथ रहिए। सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हों तो हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। जय हिंद।